Hello students, good afternoon. My name is Satyaveer Singh and I will teach you physics. Okay, as I was teaching you some topics of the physics, but I stay between the before some days ago, so I started again. Okay, so in this topic, chapter number 6 and chapter name is Kirchhoff के नियम तथा वैद्युत परिपथ. Yesterday you have seen so many videos, but now you can study, you can revise again. Okay, I will remind to you again. So as we know, क्या मतलब हम जानते हैं, जैसे पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है. तो मैंने एस बी नो लिखा है. वोल्टेज जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ये इलेक्ट्रिक करंट होता है. मतलब वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. तो ये वोल्टेज है, मतलब विभव और ये धारा क्या होता है, समानुपाती होता है. इसका मतलब ये है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगी और ये घट रहा है तो ये भी घटेगी. मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इनके बीच में. ठीक है, इसलिए तो यहाँ से ये कांस्टेंट हटाया. देखो तुम्हें पता ही है कि ये साइन हटाते हैं समानुपाती का, इसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट आर है. तो किसी एक ही परिपथ में जिसका आर का मान होता है वो सेम रहता है. यही तो ओम का नियम है. ये बेसिकली ओम के नियम को रिकॉल कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना होगा, बी अपॉन आई. चलो ठीक है, इस बात का पता हमें. इसका मतलब ये कि जितना अधिक वोल्टेज आएगा उतने अधिक क्या होगा, इसमें करंट आएगी. सही बात तो है. जितने अगर क्या आएंगे वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो उतनी तेज क्या आता है, करंट आता है. उतनी इंटेंसिटी में करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है. ठीक है, ये वाली बात हो रही है. अब इसका एक्सपेंड प्रोसेस पढ़ेंगे. एक्सपेंड का मतलब इसका विस्तारित रूप पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, ये रूल यही होगा, सेम ओम का नियम, बट इसके थोड़े थोड़े नेम चेंज मतलब हो जाएंगे. ठीक है, अब वो नाम कैसे चेंज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो कैसे कैसे इसके नेम चेंज होने हैं और कैसे नहीं होने हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन ध्यान रखो, इलेक्ट्रिसिटी में यही नियम काम करता है ओम का, हर जगह. बस इसकी फॉर्म चेंज होती रहती, कहते नहीं कि जड़ तो एक ही है लेकिन उसके पेड़ निकलते जा रहे हैं बहुत दूर तक. तो इस प्रकार से यही फैलेगा और यही इलेक्ट्रिसिटी का मेन बेस है. ठीक है, तो दिस इज द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस चैप्टर एंड द प्रीवियस चैप्टर्स. एज वी नो वी आर गोइंग टू जंप एट. तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे सेल क्या होता है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, देखो परिपथ, किरचॉफ के नियम. किरचॉफ एक साइंटिस्ट है, किरचॉफ के दो नियम है. लेकिन इस नियम को पढ़ने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हम कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी बेसिकली, तब जाके हमें समझ में आएगा किरचॉफ का नियम. किरचॉफ भी कह देते हैं इसे, या किरचॉफ भी कहते हैं, किरचॉफ. ठीक है, तो किरचॉफ बेटर है, किरचॉफ अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा हो रहा है. किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ. तो परिपथ क्या होता है, मैंने बताया था, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे करंट आ रहा है, जहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है, उसे परिपथ कहते हैं. बस उसमें शर्त होनी चाहिए. शर्त ये होनी चाहिए कि वो परिपथ कंप्लीट होना चाहिए. कंप्लीट कब होगा, जब उसमें कुंजी लगी होगी या रेजिस्टेंस होंगे, कैपेसिटर होंगे और वोल्टेज तो हो गई. तुम्हें तो पता ही है वोल्टेज और धारा एक साथ चलते हैं. अगर वोल्टेज नहीं आ रहे, करंट का मतलब कहाँ से आएगी, करंट नहीं है तो वोल्टेज कहाँ से आएगा. और ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, चार्ज से. चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एज आई टोल्ड यू, मतलब जो वैद्युत आवेश है सभी चीज़ उससे स्टार्ट है. पता है ना इस बात का, भूल मत जाना, वो जड़ है. वैद्युत आवेश इज द जड़. समझ आ रही बात. ठीक है, अब देखो, तो ये पढ़ लिया ना सेल क्या होते हैं. तो बेटा सेल क्या होते हैं कल मैंने बताया था, मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाले. तो सेल क्या होती है, सेल बोनी, कोशिका नहीं है. कोशिका दूसरी चीज़ है जिससे बॉडी बनी होती है. हमारी बॉडी में ट्रिलियन मिलियन सेल्स होते हैं, बट वो सेल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स में चल रहा है. तो इलेक्ट्रिक सेल लिख देता हूँ, मैंने भी शॉर्ट में लिख रखा है सेल, तो फिर उसको मान सकते हैं. यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल, हर चीज़ वैद्युत ही है. तो वैद्युत सेल क्या होती है बच्चों, तो वैद्युत सेल एक ऐसी वैद्युत युक्ति है, युक्ति मतलब सिस्टम, एक ऐसी वैद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है. वैद्युत सेल कहलाता है. और वैद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं जिन्हें ध्रुव कहते हैं. एक छोटा डंडा और एक बड़ा डंडा, इन्हें कहते हैं टर्मिनल. ओके, तो बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल,
ये पॉजिटिव कहलाता है बच्चों, ये निगेटिव। अब तुम कह रहे हो ये पूरा बंद क्यों कर दिया आपने? अरे बच्चों इस ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ ये बंद ही रहता है, ये इसका सिंबल है। चलो सेल का सिंबल ये मान लो ऐसे, ठीक है। ये तीर का निशान क्या लग रहा है? प्लस से आवेश निकलता है, और जब यहां से प्लस से निकलेगा आवेश तो उस तो हम करंट कहते हैं। तो ये इस तरह से निकल रहा है, तो ये सेल का क्या सिंबल है, प्रतीक है, ठीक है। और बैटरी क्या होगी? तो बैटरी क्या होती है? हाँ बैटरी क्या होती है? बैटरी सिंपल है। तो बैटरी क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। मतलब एक से अधिक सेलों को अगर आपस में जोड़ देते हैं, जैसे मैंने एक सेल, पूरा एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, तो एक से अधिक सेल जोड़ दिए तो उसे बैटरी कहते हैं। मतलब सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। क्लियर? अब जब एक बात और सुन लो, जब वैद्युत धारा प्लस से निकलती है और निगेटिव में जाती है तो इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे? निगेटिव से निकलेंगे और प्लस में जाएंगे। क्लियर है इतना बात? क्योंकि हमने पढ़ रखा है, बहुत पहले से पढ़ रखा है, किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी वैद्युत वाहक परिपथ में, वैद्युत वाहक का मतलब क्या? जिसमें करंट फ्लो हो रहा, किसी वैद्युत वाहक परिपथ में वैद्युत धारा की दिशा उसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। अच्छा, अब वैद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से निकलता करंट और निगेटिव में एंटर होता है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? निगेटिव से निकलेंगे और प्लस में जाएंगे, इनका अपोजिट होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसी बैटरी, बस जोड़ तो दिया हमने इसको, सेलों को, सेल जोड़ के बताऊंगा आपको। 5 12 जो आते हैं सेल वो बैटरी में गिरने वाले, तो उनका एक क्या होता है? इधर का मुंह होता है, एक क्या होता है? इधर साइड होती है। तो ये प्लस वाला होता है और ये वाला माइनस होता है, उसके पीछे जोड़ देते हैं। तो एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, ऐसे ये जोड़ते जाते हैं। देखो ये पहला सेल है, तो इसका प्लस ये रहा, इसका निगेटिव शो नहीं करा मैंने, लेकिन चलो कर दिया। अब फिर ये दूसरे सेल का पॉजिटिव है रहा, फिर निगेटिव, फिर प्लस, फिर निगेटिव। तो पहला सेल का जो निगेटिव है वो दूसरे का प्लस से जुड़ा हुआ, देखो, और दूसरे का निगेटिव तीसरे के प्लस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से कौन सा उड़ रहा है? ये सीरीज उड़ रहा है। बच्चों एक बात और सुन लो, जैसे वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत संधारित्र हमने समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? सेलों को भी जोड़ेंगे, ठीक है। वैद्युत सेलों को जोड़ने के भी वही मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मेथड्स होंगे, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में, और एक क्या? मिश्रित क्रम में। अब तुम सोचो मिश्रित क्रम क्या? कुछ नहीं है, श्रेणी और समांतर दोनों को मिला के मिश्रित क्रम बन जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने केवल बता दी कि सेलों कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में क्या पता लग गया हमें? सेल टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? देखो जैसे ये सेल है, अभी सेल है, जो इसका केमिकल है, इस केमिकल से जो इसके अंदर केमिकल है उसका हमने यूज कर लिया, वैद्युत धारा बना ली, वैद्युत धारा बना ली। अब इसका केमिकल खत्म हो गया, अब इससे दोबारा वैद्युत धारा, वैद्युत ऊर्जा नहीं बनेगी। अब ये यूज एंड थ्रो। तो जो सेल के होते हैं, जो होते हैं यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। जैसे क्या बैटरी के सेल हो गए और घड़ी के सेल हो गए, छोटे छोटे जो सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, तो ये सब यूज एंड थ्रो। और तो इनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल ऐसे भी मतलब कि जो रासायनिक ऊर्जा है इसमें, उससे वैद्युत ऊर्जा बन रही है। चलो बताता हूँ। सेल, तुम्हारे घर में सेल तो होंगे ना, मान लीजिए बैटरी, मान लो एक बैटरी, तो बैटरी के अंदर एक लिक्विड नहीं भरा होता, तो वो रसायन हो गया। अब उस रसायन की सहायता से क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? वैद्युत धारा बन रही है। तो जब तक वो रासायनिक पदार्थ खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी वैद्युत धारा बनती रहेगी। क्लियर? अब क्या होगा? तो अगर वो केमिकल खराब हो गया, बेकार हो गया, तो तुम्हारी बैटरी वैद्युत धारा बनानी बंद कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है, करेक्ट। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद ये है कि उसको मैंने फेंक दिया, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको हम यूज एंड देन अगेन यूज, मतलब यूज एंड थ्रो, नो, तो उन्हें कहते हैं हम रिवर्सिबल सेल। और रिवर्सिबल का मतलब देखो मैंने साइन बनाया कि ये यूज भी कर सकते हैं और उनको फिर से चार्ज भी किया जा सकता है। मतलब कि ये क्या? डिस्चार्ज
एंड थ्रो, और ये क्या, डिस्चार्ज एंड अगेन चार्ज, मतलब कि इन्हें अनावेशित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। आवेशित जानते ना आप, आवेश इनके ऊपर कलेक्ट किया जा सकता है। तो पता लग गया हमें इनके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है, घर में जो बैटरी होती है जिनमें लिक्विड भरा होता है, और वो लिक्विड क्या होता है बेसिकली, AgNO3 भी होता है और H2SO4 भी होता है, जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं और किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है बच्चों, ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब किरचॉफ के नियम के बारे के लिए हम ये तरकीब सब अपना रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे फ्रीज कर देता हूँ, आप थोड़ा वेट करिए 1 मिनट। देखिए इसके बाद में आता है विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। एक टॉपिक है अच्छा, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो मतलब कोई परिपथ, कोई सेल है, एक प्लस है एक माइनस है, और उसके स्वरूप हमने क्या जोड़ा, जो इलेक्ट्रोड है इसके स्वरूप के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दिया। ये मैंने यहाँ पर लोक लगा रखा है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे इसे क्या है, कुंजी है। इस बात को ठीक से समझ लेंगे आप। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो ये सेल है, इसका पॉजिटिव द टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, और ये कुंजी है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। प्रतिरोध डाल दिया मैंने, ठीक है, प्रतिरोध जोड़ दिया सिरों के, किसके सिरों के, जो इसके टर्मिनल है, सेल के 2 टर्मिनल है, इसको जोड़ दिया इससे और इसको जोड़ दिया मैंने इससे, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो जब जोड़ा मैंने इसमें, तो इसमें जो है विभव उत्पन्न हो जाता है, किसमें, जो तुम्हारा ये सिरों के बीच जोड़ जाता है, प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है, परंतु सेल के भीतर देखो, तो ये जो सिरे हैं इसके प्रतिरोध के, एक सिरा ये वाला और एक सिरा ये वाला है, 2 सिरे हो गए इसके प्रतिरोध के। और एक बात सुन लो, जो तुम्हारा ये हैमीटर होता है, हैमीटर इसका ही प्लस माइनस होता है, वोल्टामीटर है जिससे करंट नापते हैं, इसका ही प्लस माइनस होता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है इसका प्लस माइनस नहीं होता, कहीं भी जोड़ दो इसे, मतलब ये वाला सिरा तुम प्लस से जोड़ दो या फिर माइनस से, ये भी चाहे माइनस से जोड़ दो या प्लस से चलेगा, यानी कि इसका कोई सिरा नहीं होता, लेकिन इनके फिक्स होते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस बाहर क्या होता है, रेड होता है ना, ये क्या होता है, ब्लैक होता है, ये क्या होता है, रेड होता है, इसे ब्लैक कहते हैं। ये क्या होता है, हॉट भी कहते हैं इसे, हॉट मतलब इसे गर्म कहते हैं कुछ लोग कि गर्म है, और ये क्या है, कूल है, ठीक है। तो इसके बारे में तो ये सिंपल बेसिकली कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ देखो फिलहाल ये थोड़े समझने वाली बात है कि जो ये सिरा है इसके प्रतिरोध के, एक सिरा ये रहा, इसको सिरा ए मान लो प्रतिरोध का, इसको सिरा बी मान लो। ए सिरा सेल के प्लस से जुड़ा हुआ है, बी सिरा कुंजी से जोड़ता हुआ नेगेटिव से जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो इसके ऊपर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, और इस विभव के कारण देखो क्या होता है, इस विभव के कारण जो इसमें से आवेश निकल के जाता है, आवेश निकल के जाता है, तो इस आवेश को जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और विद्युत वाहक बल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर कितना हो गया, W/Q, ये फॉर्मूला होता है, ये विद्युत वाहक बल। इसे कहीं कहीं लिख देते हैं बी बा विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई वो बी बा विद्युत वाहक बल। तो ये होता है विद्युत वाहक बल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत वाहक बल जूल हो गया कार्य अपॉन क्या, कूलाम, जे पर कूलाम शॉर्ट में लिख दो। और वैसे इसका जो मात्रक होता है स्टैंडर्ड वोल्ट ही होता है। ये एक प्रकार का विभवांतर है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो
एकांक आवेश को, अब पता तो है नहीं कितना आवेश जाएगा इससे, अब इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। एकांक आवेश को, जहां पता नहीं होता आवेश वहां क्या बताते हैं, एकांक आवेश को। तो एकांक आवेश को सेल से निकलकर प्रतिरोध तक जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को, एकांक का मतलब जितना भी सब, एकांक का मतलब सब, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने में जितना कार्य किया जाता है वो कहलाता है विद्युत वाहक बल, और ये सब कुछ होता है, इसकी विभव निकाल ली। ठीक है, अब एक आता, ये पता लग गया हमें, एक होता है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, अब देखो जो टर्मिनल विभवांतर होता है ये क्या होता है, एक तो पढ़ लिया हमने सेल का विद्युत वाहक बल, कैसे बताया मैंने, पता लग गया आपको, इसको रिवाइज करके आप फिर से देख लीजिए। जो टर्मिनल विभवांतर है ये क्या है। तो अब तुम्हें थोड़ा साउंड आ रहा होगा यार ये टर्मिनल है, अब जब ये टर्मिनल है तो थोड़ा बहुत तो इससे संबंध होगा इसका। तो जो तुम्हारा सेल होता है उसके टर्मिनल कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक तो प्लस का होता है और एक नेगेटिव होता है ना। तो यह होता है, तो बस इसमें कुछ नहीं है। अब मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया यहाँ पे, देखो थोड़ा सा अंतर है बस। तो यहाँ पे क्या है, देखो किसी एक एकांक आवेश को एक टर्मिनल से, मतलब धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक जाने में जितना कार्य किया जाता है, किसी एक एकांक आवेश को धनात्मक ध्रुव से और ऋणात्मक ध्रुव तक जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं और W/Q होता है। तुम सोचोगे फिर दोनों में अंतर क्या है, तो बस अंतर ये है कि यहाँ तो ये इसके स्वरूप विभवांतर उत्पन्न मतलब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे सिंपल होता है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये टर्मिनल विभवांतर है, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख दो टर्मिनल विभवांतर। और यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा विद्युत वाहक बल, बी वाहक है। जब ये जोड़ते हैं, जो सेल है सेल के स्वरूप एक प्रतिरोध जोड़ते हैं तो इसमें एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है और फिर इसमें करंट बहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे सेल का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये बात है, तो 2 प्रकार के हमने एक विभव पढ़ ली, विद्युत वाहक बल, और एक क्या टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब देखो इसका आगे मैं तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आप उसे ठीक है समझ लीजिए बस। देखो इसके बाद है तुम्हारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। अच्छा, प्रतिरोध क्या होता है, जो वैद्युत धारा के मार्ग में मतलब अवरोध उत्पन्न करता है जो वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे स्टॉप करता है, अपोज करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस वर्ड से हम भली भांति परिचित हैं पहले से। ठीक है, अब ये क्या आ गया आंतरिक, तो आंतरिक का मतलब क्या है, मतलब उसके भीतर से हो गया ना, अंदर से। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ रखा हमने, क्या ये वैद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, विरोध करता वैद्युत धारा का। और जो आंतरिक प्रतिरोध, मतलब आंतरिक का मतलब ये उसके मतलब अंदर से। तो फिर थोड़ा अंतर क्या है इसमें, चलो देखो मैं बता देता हूँ। जो तुम्हारी वैद्युत धारा होती है, अगर उसको सिंपल मेथड से रोका जाए, ये तो हो गया ये आंतरिक प्रतिरोध, और एक होता है बाह्य प्रतिरोध। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस।
इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे करते हैं रिप्रेजेंट स्मॉल आर से, और ये रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो अभी तक आपने ये वाला पढ़ लिया, लेकिन आपको पता नहीं था कि बाह्य प्रतिरोध कैसे, है ना। तो बाह्य के मतलब बाहर से लगा रहे कोई प्रतिरोध। जैसे कि मान लीजिए एक परिपथ हो गया आपका, एक परिपथ हो गया ऐसे, एक सेल है, बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है, बड़ी सी, ये प्लस ये माइनस ये बैटरी। अब मुझे करंट यहाँ पहुँचाना है, यहाँ बल्ब लग रहा है, यहाँ बल्ब लग रहा है, बल्ब यहाँ पे, ठीक है, ये बल्ब लग रहा है। अब यहाँ से जो है ना इसकी पावर, ये बल्ब की पावर इतनी नहीं है जितने की झिल जाए, जितना कि इसमें करंट आए। इसमें करंट, ये मैक्सिमम वोल्टेज की बैटरी है, मतलब इसमें इतनी पावर की बैटरी है कि ये बल्ब इसको सहन नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता सहन, तो एक काम करते हैं, इसको रोको फिर। अब वो रोकते कैसे हैं, प्रतिरोध लगा के रोकते हैं। जैसे पानी है, पानी को रोकना है तो मतलब पुल बनाते हैं, रोकते हैं, तो ये पुल के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लगा जब से काम चल गया, ठीक है। तो ये बाहर का प्रतिरोध, ये मतलब ये हो गया बाहर का प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि बाहर से लगाया, बाहर से कोई चीज उठाई और यहाँ तार में जोड़ दिया। अब ये बैटरी से जो वैद्युत धारा निकलेगी, तो वो इसको फूकने नहीं देगी, मतलब इसको फ्यूज नहीं होने देगी, ठीक है। और जब फ्यूज नहीं होने देगी तो हमारा बच जाएगा आराम से, तो काम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसकी बात तो होगी, मैं ये मतलब बाह्य प्रतिरोध की, किसी परिपथ में अगर बाहर से कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अगर उसमें करंट ज़्यादा आ रहा है, उस परिपथ, जैसे कि हमारे घरों में लाइट आ रही है, तो अगर नहीं रुक रहा है तो हम तारों को बीच में, जैसे ये लगाया, ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो आपका काम चल जाता है। यहाँ तक केवल उतना ही करंट आता है इससे निकलकर जितनी किसी नीड है, वरना ये सबको उसे अब्जॉर्व कर लेता है, मतलब अब्जॉर्व नहीं, अपोज कर रहता है, पीछे कर देता है, रोक देता है। अच्छा, तो ये वाली बात पढ़ ली हमने, कितने भी जोड़ सकते हैं रेजिस्टेंस बाहर से लाके। और ये किसके होते हैं, ये सब धातुओं के होते हैं, धातुओं के, धातु मतलब धातु के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होते हैं कार्बन के और होते हैं, कार्बन के। ये बच्चों में तो बताया था कार्बन कोड, कार्बन प्रतिरोध जो बताया था, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा, मतलब कार्बन प्रतिरोध, धातुओं के प्रतिरोध में और जो कार्बन के प्रतिरोध में क्या अंतर है। तो जो धातुओं के प्रतिरोध है, ये क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और इनके द्वारा जो करंट को झेलने की क्षमता होती है, अवरोध करने की पावर क्षमता होती है, वो कम होती है। तो ये इतने बेटर नहीं होते जितने की बेटर ये होते हैं। क्यों, इनका रीजन है, जो धातुओं के प्रतिरोध होते बने हुए, जो धातुओं के प्रतिरोध होते हैं बने हुए, वो एक तो आकार में, साइज में बड़े होते हैं, और उनके द्वारा दूसरी बात यह है कि उनके द्वारा जो करंट मतलब रोका जा रहा है, अपोज करा जा रहा है, वो कम होता है, कम रुकता है उनसे स्टॉप। अब जो कार्बन प्रतिरोध है, इनमें क्या अंतर है, हाँ, तो कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, साइज में ये बड़े होते हैं, तो ये क्या होंगे, छोटे होते हैं, और इनकी जो पावर होती है करंट को रोकने की, बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत अधिक वोल्टेज वाली करंट को रोक देते हैं, ठीक है। और साइज में कम होते हैं। तो आजकल जो हमारे सर्किट है, मोबाइल सर्किट है, अब मैं तुम्हें क्या बताया कि जहाँ भी करंट आता है वो सब परिपथ तो है। तो जितने भी सर्किट्स आजकल ये कार्बन रेजिस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो सस्ते वाले हैं सर्किट, परिपथ, सर्किट मतलब परिपथ, तो उनमें धातु के प्रतिरोध लगाए देते हैं, ये इनमें अंतर है। और इनका मैं बर्न कोड पता भी होगा, कोड बताए थे मैंने उनके, कोड एक वीडियो सेंड की थी आपको, तो कोड उसमें क्या था, 0 से लेकर 9 तक था, ठीक है। बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये वाला मैंने ट्रिक सेंड किया था। जो भी सेंड मतलब होगा आप उसे ठीक से ध्यान कर लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने उसका सॉल्यूशन भेजा था मुझे। तो बाह्य प्रतिरोध की बात पता लगी। तो बाह्य प्रतिरोध का मतलब कि किसी परिपथ में करंट आ रहा है, तो उसमें बाहर से प्रतिरोध लगा रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध, और उसका रिप्रेजेंट क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। मात्रा क्या होगा उसका, ओम, पता है हमें, ओम। अब इधर आ जाओ, ये बॉर्डर लाइन हो गई किसकी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो, तो जो तुम्हारा ये आंतरिक प्रतिरोध है, इसके लिए प्रतिरोध बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो, ये सेल है, ध्यान से समझना, ये सेल है,
अब इस सेल में, ये सेल है, पूरा सेल मान लीजिए, इमेजिनेशन कर लीजिए, ये सेल है। अब इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड क्या भरा हुआ, कुछ भी लिक्विड भरा हुआ, जिसे क्या क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत चालक में और वैद्युत अपघट्य में क्या अंतर है, बताता हूँ। वैद्युत चालक में वैद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होती है, जबकि जो वैद्युत अपघट्य के होते हैं बेसिकली लिक्विड होते हैं। तो जो लिक्विड होते हैं उनमें नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के द्वारा करंट फ्लो होता है, ठीक है। इस बात का पता लग गया ना, वेरी गुड। एक बार और रिपीट करता हूँ, चालकों में वैद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होती है, जबकि वैद्युत अपघट्य जैसे तेजाब और भी लिक्विड काफी सारे, उनमें वैद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो नहीं होती है। किसके द्वारा होती है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के द्वारा फ्लो होती है। इस बात को बहुत ठीक से समझ लीजिए आप। तो बैटरी में क्या भरा होता है, वैद्युत अपघट्य मतलब लिक्विड है। तो इसमें कोई लिक्विड है, अब वो लिक्विड करंट बना रहा, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल है। और सेल का काम क्या है, केमिकल जो भरा हुआ है उसको द्वारा क्या बनाना, वैद्युत ऊर्जा बनाना है। लेकिन सुनो, जब ये केमिकल वैद्युत धारा बना रहा, लेकिन यही केमिकल रोक रहा है, मतलब ये समझ लो यही बना रहा है और यही रोक रहा है। तो मैं बताता हूं, जब किसी सेल में रसायन से वैद्युत ऊर्जा बनती है, जो इसमें रसायन भर रहा है, केमिकल भर रहा है, उसके द्वारा जो वैद्युत ऊर्जा बन रही है वही एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। जो केमिकल है वही प्रतिरोध के जैसे काम कर रहा है। तो इसके अंदर ही केमिकल है, वही रोक रहा है अंदर ही। तो ये कौन सा प्रतिरोध हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। देखो रोका है इसने तो प्रतिरोध कहा जाएगा, और कहाँ पे ये अंदर है तो क्या हो गया, मतलब ये, इसको हम क्या देंगे, ये मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या देंगे इसे, ओके, आंतरिक प्रतिरोध क्या देंगे। और जब ये आंतरिक प्रतिरोध हमें कहा, बस पता लग गया हमें। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बाह्य प्रतिरोध क्या होते हैं, जो किसी परिपथ में करंट अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको रोकने के लिए, जैसे तुम्हें मैनेज करना है तो उसमें रेजिस्टेंस बाहर से लगाते हैं। रेजिस्टेंस धातु के होते हैं, कार्बन के होते हैं, पता है तो इस बात का। और जो ये आंतरिक प्रतिरोध होते हैं, ये क्या होते हैं, जब किसी सेल में जो केमिकल भरा होता है, जिसके द्वारा, जिस रसायन के द्वारा वैद्युत ऊर्जा बनती है, तो वही रसायन उसको रोकने का कार्य करता है। किसको, जो वैद्युत धारा बन रही है। तो उसके अंदर, तो सेल के भीतर भरा हुआ केमिकल उसको रोक देता है, तो वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। यही रीजन है कि जाड़ों में क्या होता है, जाड़ों में जो ना आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा। बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो रहा है तो सेल्फ काम नहीं करता बैटरी। गाड़ी होती है ना, गाड़ी मोटरसाइकिल, तो जो उसमें सेल्फ लगा होता है, तो उसमें सेल्फ के लिए बैटरी भी होती है जो चार्ज होती रहती है जब वो चलती है। तो जब वो सेल्फ लगाते हैं तो वो बैटरी काम नहीं करती। क्यों, क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है। आंतरिक प्रतिरोध का सीधा मतलब ये है कि वो करंट नहीं निकाल दे रही, पहले से नहीं निकाल दे रही है, रोक रही है अपने करंट को, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन जैसे गर्म हो जाएगी वो, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, और जब घट जाएगा प्रतिरोध का मान, तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया, प्रतिरोध घटेगा, वैद्युत धारा बढ़ेगी, और प्रतिरोध बढ़ा दिया आपने, यानी कि उसके मार्ग में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न कर दिया, वो हो जाएगी। तो ये वाली बात में समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका ये हमने डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस काम न कर रहा हो। हर किसी बैटरी में लगभग ये इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध होता ही होता है, ठीक है ना। और बाहर से तो हम खैर लगाते ही हैं। और ये जो आंतरिक प्रतिरोध की ये कंडीशन है कि इसमें प्रतिरोध होता है, जो ये प्रतिरोध मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध, तो ये निगेटिव ध्रुव की ओर होता है। ये इसकी पहचान कर लीजिए आप, हमेशा आपको ये निगेटिव के पीछे मिलेगा आंतरिक प्रतिरोध। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5 रहती है, या फिर क्या रहती है, और 1.5 रहती है, या फिर 2.5 रहती है, मतलब कम रहती है। बाहर के प्रतिरोध से, बाह्य प्रतिरोध से इसका मान क्या होता है, लगभग कम होता है, ठीक है, कम होता है।
Okay, thank you for watching this video, and next time we will meet very soon. So until then, you can prepare, you can stay tuned with me, and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.